दिल्ली में सरकारी दफातर का टाइम सुबह 9 से 5 बजे तक का ही है। कमांडो अरसलान और शेर खान सुबह सुबह बेदार हो गए। उन्होंने अपने हुलिये में सिर्फ ये तब्दीली की कि नकली मूछें लगा ली और खुफिया कमीनगाह से निकलकर एक जगह से ऑटो रिक्शे में सवार हो गए और उस इलाके में आ गए जहां एटॉमिक कमीशन के हेड क्लर्क सुरेश पांडे का फ्लैट था। फ्लैट का पूरा एड्रेस उनके पास मौजूद था। ये नई दिल्ली का फैशनेबल इलाका था और जहाँ सरकारी मुलाजमीन के लिए फ्लैट बने हुए थे। ये फ्लैट 6 मंजिला थे। अरसलान और शेर खान ने खद्दर का कुर्ता पाजामा पहन रखा था। गर्म कोट के ऊपर एक गर्म चादर भी ओढ़ रखी थी। उन्होंने सुरेश पांडे का फ्लैट देख लिया था। फिर फ्लैट की इमारत के सामने छोटे से पार्क में इस तरह बैठ गए जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। ठीक वक्त पर एक उधेड़ उम्र आदमी फ्लैट में से निकला। अरसलान और शेर खान ने उसे फौरन पहचान लिया। ये वही आदमी था जिसकी फोटो उन्होंने रात को देखी थी। उसने पुराना ढीला ढाला गर्म सूट पहना हुआ था। सर पर हिंदुआना गोल टोपी थी। नजर की ऐनक लगी हुई थी। उसके हाथ में काले रंग का छोटे साइज का ब्रीफकेस था। गले में गुलूबंद लपेट रखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जब अरसलान और शेर खान के करीब से गुजरा तो दोनों ने उसके ब्रीफकेस को बड़े गौर से देखा। ये उधेड़ उम्र शख्स सुरेश पांडे था। सुरेश पांडे जब 15-20 कदम आगे निकल गया तो अरसलान और शेर खान भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। दफ्तरों का वक्त हो चुका था। सड़क पर ट्रैफिक जारी थी। सुरेश पांडे सड़क पर आकर बस स्टॉप के साइबान के नीचे आकर बेंच पर बैठ गया। अरसलान और शेर खान कुछ फासले पर उसको देखने लगे। इतने में बस आ गई। सुरेश पांडे भी दूसरे मुसाफिरों के साथ बस में सवार हो गया और बस चल पड़ी। अरसलान ने शेर खान से कहा, मेरा ख्याल है कि हमें जिन चीजों के मुशाहिदे के लिए कहा गया था उनका मुशाहिदा हमने कर लिया है। शेर खान ने जवाब दिया, मुशाहिदा तो कर लिया है, लेकिन अभी ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि लीडर का मंसूबा क्या है। यानी हम उस शख्स से मास्टर कॉपी कैसे हासिल करेंगे। मास्टर कॉपी इस शख्स से छीन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे होगा कि एटमी राज की मास्टर कॉपी सुरेश पांडे के पास भी रहे और हमारे पास भी आ जाए। यानी वो और इंटेलिजेंस यही समझे कि मास्टर कॉपी चोरी नहीं हुई। शेर खान ने मुस्कुराकर कहा, ये मसला मेरी समझ में भी अभी नहीं आया। बहरहाल इस राज पर से लीडर के पर्दा उठाने के बाद ही कुछ पता चलेगा। मेरा ख्याल है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। हमें ज्यादा लोगों में चलने फिरने से मना किया गया है। और दोनों मुजाहिद कमांडो वापस खुफिया कमीनगाह की तरफ चल दिए। वहां आकर उन्होंने लीडर को रिपोर्ट की और बताया कि उन्होंने सुरेश पांडे को भी शनाख्त कर लिया है, उसका मकान भी देख लिया है और उसके ब्रीफकेस का भी अच्छी तरह मुशाहिदा किया है। शाम हुई तो सुराग रसां मुजाहिद सुरेश पांडे के ब्रीफकेस की मजीद तस्वीरें लेकर आ गया। ये तस्वीरें दूर खड़े होकर बड़े ताकतवर जूम लेंस से उतारी गई थीं और बेहद साफ थीं। ब्रीफकेस जिस कंपनी ने बनाया था कोने में उसका नाम एक तरफ लिखा हुआ था। लीडर ने सुराग रसां मुजाहिद से कहा, हमें बिल्कुल इसी तरह का एक नया ब्रीफकेस चाहिए। मुजाहिद बोला, मिल जाएगा। क्रेफर्ड मार्केट में इस कंपनी के ब्रीफकेस मिल जाते हैं, मैं कल ले आऊंगा। लीडर ने मुजाहिद सुराग रसां से उस ट्रांसपोर्ट तैयारे के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी जिसके जरिए एटॉमिक डाटा की मास्टर कॉपी मद्रास ले जाई जा रही थी। लीडर ने पूछा, ये तैयारा एयरपोर्ट के किस हैंगर में खड़ा होता है। मुजाहिद बोला, सारे ट्रांसपोर्ट तैयारे हैंगर नंबर 3 में ही रात को खड़े कर दिए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये ट्रांसपोर्ट तैयारा जिसमें एटमी राज वाली मास्टर कॉपी ले जाई जा रही है, ये भी हैंगर नंबर 3 में ही खड़ा किया जाएगा। लीडर ने कहा, ख्याल नहीं, हमें तस्दीक शुदा इत्तला मिलनी चाहिए कि खास तौर पर ये ट्रांसपोर्ट तैयारा कौन से हैंगर में रात को पार्क किया जाता है और इस हैंगर का हुदूद अरबा क्या है, वहाँ रात को सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या होती है। सुराग रसां मुजाहिद बोला, ठीक है सर, ये सारी तस्दीक शुदा इत्तलाएं आपको कल ही मिल जाएंगी। अगले दिन सुराग रसां मुजाहिद आया तो प्लास्टिक के शॉपर बैग में ब्रीफकेस था। उसने ब्रीफकेस लीडर अरसलान और शेर खान को दिखाया। ये बिल्कुल नया ब्रीफकेस था और हूबहू वैसा ही था जैसा ब्रीफकेस सुरेश पांडे के पास था। कोने में उसी तरह कंपनी का नाम और उसका मोनोग्राम बना हुआ था। शेर खान ने कहा, सुरेश पांडे के पास जो बैग हमने देखा है वो इतना नया नहीं था, जरा पुराना लगता था। लीडर कहने लगा, इस नए ब्रीफकेस को पुराना बना दिया जाएगा। इसे हूबहू वैसा ही लगना चाहिए जैसा ब्रीफकेस सुरेश पांडे के पास है। उसके बाद लीडर ने मुजाहिद सुराग रसां से इस ट्रांसपोर्ट के तैयारे के बारे में पूछना शुरू कर दिया जिसमें सुरेश पांडे के ब्रीफकेस में बंद करके एटमी राज की मास्टर कॉपी मद्रास पहुंचाई जा रही थी। लीडर ने पूछा, इस तैयारे के बारे में तुम्हारी रिपोर्ट क्या है। सुराग रसां मुजाहिद ने कहा, इस खास ट्रांसपोर्ट तैयारे का नंबर L119 है। ये 2 इंजनों वाला बड़ा जेट तैयारा है। जहां रात को ये तैयारा खड़ा किया जाता है उसकी पोजीशन क्या है, लीडर ने पूछा। मुजाहिद कहने लगा, उसकी पोजीशन ये है कि हैंगर नंबर 3 में ये तैयारा रात को पार्क होता है। हैंगर जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत बड़ा है। उसका सिर्फ एक ही बड़ा गेट है जो कंप्यूटर की मदद से खुलता और बंद होता है। इसके अलावा हैंगर बंद हो या खुला हो वहाँ 24 घंटे फौजी गार्ड का पहरा होता है। लीडर ने पूछा, हैंगर के रोशनदान कितने हैं और जमीन से उसकी बुलंदी कितनी है। मुजाहिद ने कहा, रोशनदान मैंने गिने नहीं, 10 एक जरूर होंगे, मगर जमीन से उनकी ऊंचाई 60-70
70 फुट से कम नहीं है, क्योंकि हैंगर की दीवारें बहुत ऊंची हैं और रोशनदान छत के करीब बनाए गए हैं। हर रोशनदान पर लोहे की सलाखें लगी हैं। लीडर खामोश हो गया। वो कुछ सोच रहा था। कमांडो शेर खान और अरसलान उसके करीब बैठे थे। वो भी खामोश थे, इसलिए कि वो जानते थे कि लीडर अपने मंसूबे के मुताबिक मुजाहिद सुराग रसां से मालूमात हासिल कर रहा है। लीडर ने मुजाहिद से कहा, तुम्हें ये मालूम है कि तैयारे में जो नवादरात के क्रेट जा रहे हैं वो किस कंपनी के जरिए भिजवाए जा रहे हैं? मुजाहिद ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, सर ये तो पता करना पड़ेगा। लीडर ने कहा, ये तुम्हें कल दिन के 11 बजे तक हर हालत में पता करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। मुजाहिद बोला, मैं पता कर लूंगा। लीडर ने कहा, एक तो ये पता करना होगा कि नवादरात की कंपनी ने सारा माल एयरपोर्ट तक पहुंचाने का ठेका किस कंपनी को दिया है, और दूसरे ये कि माल के क्रेट किस जगह से ट्रकों पर लाद कर एयरपोर्ट तक ले जाए जाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है, इस बारे में हमें पूरी तफसील चाहिए। सुराग रसां मुजाहिद ने कहा, मैं पूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। वो चला गया। मुजाहिद के जाने के बाद लीडर अरसलान और कमांडो शेर खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम ये मालूम करने के लिए बेताब होगे कि आखिर मेरा मंसूबा क्या है, प्लान क्या है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना प्लान तुम्हें बता दूं, क्योंकि इस मंसूबे को तुम लोगों ने ही कामयाब बनाना है। उसके बाद लीडर ने दोनों कमांडो मुजाहिदों को अपना पूरा मंसूबा बताया और कहा, मेरे नजदीक यही एक तरीका है जिस पर अमल करके हम कामयाब हो गए तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। भारत की एटमी राज की मास्टर कॉपी भी हमारे हाथ आ जाएगी और भारत की इंटेलिजेंस कभी सोच भी नहीं सकेगी कि उनका एटमी राज चोरी हो गया है। कमांडो अरसलान कहने लगा, सर आपका प्लान वाकई बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। हम इसे कामयाब बनाने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। लीडर ने कहा, तुम्हें अपनी जान लड़ानी ही होगी, क्योंकि इसके सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं। ये एक तरह से एक तीर से दो शिकार हैं। फिर उसने कमांडो शेर खान से उसकी राय पूछी तो उसने कहा, सर इस मंसूबे के 2-3 मरहले बड़े नाजुक हैं और हमें फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन आप हम पर एतमाद कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इस इम्तिहान में पूरे उतरेंगे। लीडर ने शेर खान की तायद की, इंशाल्लाह। कमांडो अरसलान कहने लगा, सुरेश पांडे के ब्रीफकेस और तैयारे में लादे जाने वाले क्रेटों में से किसी एक क्रेट पर जो हम धमाका खेज मवाद चिस्पा करेंगे, उसके बारे में हमें यकीन होना चाहिए कि वो वक्त पर हमें धोखा नहीं देगा, क्योंकि ये सारा काम रिमोट कंट्रोल ने करना है। लीडर ने कहा, हमारे पास जो धमाका खेज मवाद है वो इंतहाई जदीद और काबिल एतमाद है, लेकिन किसी इत्तेफाक से बचने की खातिर हम इसलिए 2 जगहों पर ये धमाका खेज मवाद लगा रहे हैं। ये मवाद एक हल्के नस्वारी रंग की स्कॉच टेप की शक्ल में होगा। एक टेप ट्रांसपोर्ट तैयारे में रखे जाने वाले किसी क्रेट के साथ चिस्पा कर दी जाएगी और दूसरी टेप हम उस ब्रीफकेस में रख देंगे जो सुरेश पांडे अपने हाथ में लेकर तैयारे में सवार होगा। अगर फर्ज कर लिया कि किसी टेक्निकल खराबी की वजह से एक टेप जाम हो जाती है, वो नहीं फटती, तो दूसरी का धमाका जरूर होगा। ये हो नहीं सकता कि हम रिमोट कंट्रोल का बटन दबाएं और उसके सिग्नल्स की रेंज में मौजूद धमाका खेज मवाद को आग न लगे। अरसलान ने पूछा, रिमोट कंट्रोल की रेंज कितनी है, क्योंकि तैयारा तो टेक ऑफ करते ही स्पीड पकड़ेगा। लीडर ने कहा, जो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होगा उसके सिग्नल्स की रेंज कम से कम 5 किलोमीटर तक है और हम टेक ऑफ के बाद तैयारे को ज्यादा दूर निकलने का मौका नहीं देंगे। उसके बाद लीडर ने उठकर अलमारी में से एक गत्ते का डिब्बा निकाला और उसे खोलकर उसमें से हल्के नस्वारी कलर की एक स्कॉच टेप निकाली। स्कॉच टेप बारीक सफेद कागज में लिपटी हुई थी। उसके साथ ही डिब्बे में एक रिमोट कंट्रोल भी था। लीडर ने कहा, ये वो स्कॉच टेप है जिसके धमाके की शिद्दत का तुम अंदाजा नहीं कर सकते। यूं समझ लो कि इस टेप में एक छोटे एटम बम जितनी ताकत है। मैं चाहता हूं कि वक्त से पहले हम जितना काम कर सकते हैं कर डालें। उसने अलमारी में से वो ब्रीफकेस निकाला जो मुजाहिद सुराग रसां मार्केट से खरीद कर लाया था। उसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैला कर दिया गया कि वो पुराना लगे। नए ब्रीफकेस की जो चमक होती है वो गायब हो गई थी। लीडर ने ब्रीफकेस खोल दिया। उसमें मोटी मोटी 3-4 फाइलें पड़ी थी। लीडर ने कहा, ये बेकार किस्म की रद्दी है। इन्हें सिर्फ इसलिए ब्रीफकेस में डाला गया है कि ब्रीफकेस का वजन मालूम हो, लेकिन इसका वजन इतना ही होगा जितना आम तौर पर हुआ करता है, ताकि सुरेश पांडे को किसी किस्म का शक न पड़े। अब हम इसमें धमाका खेज टेप चिस्पा करेंगे। लीडर ने सबसे पहले रिमोट कंट्रोल उठाकर एक तरफ रख दिया। कहने लगा, अगरचे रिमोट कंट्रोल का मेन बटन इस वक्त दबाने से भी हरकत नहीं कर सकता, फिर भी एहतियात जरूरी है। लीडर ने स्कॉच टेप को बड़ी एहतियात से खोला और ब्रीफकेस के अंदर चारों किनारों के साथ साथ धमाका खेज मवाद वाली टेप चिस्पा कर दी। उसने कहा, इस टेप की इतनी ताकत है कि फटने के बाद ये तैयारे के आधे से ज्यादा हिस्से के परख चौड़ा सकती है। टेप को लगाने के बाद लीडर ने दोबारा चेक किया, फिर उसे बंद करके अलमारी के अंदर रख दिया और कमांडो शेर खान से कहा, शेर खान, अब ये तुम्हारी होशियारी और अक्ल पर मुनसिर है कि तुम किस तरह सुरेश पांडे का एटमी राज वाला ब्रीफकेस अपने कब्जे में करके उसकी जगह ये ब्रीफकेस रखते हो। शेर खान कहने लगा, सर इंशाल्लाह मैं इस आजमाइश पर पूरा उतरूंगा। उसके बाद लीडर ने अरसलान की तरफ देखा और कहा, अरसलान, तुम जहाद कश्मीर के एक सरफरोश मुजाहिद हो। तुमने महाज जंग से हटकर भी कश्मीर की आजादी की कौज के लिए बड़ी नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। इस वक्त तुम्हारी खुदादाद सलाहियतों के मुजाहिरे की जरूरत है। अरसलान ने जवाब दिया, सर खुदा ने चाहा तो मैं आपको मायूस नहीं करूंगा।
لیڈر بولا جو کام تمہیں سونپا جا رہا ہے اسے تمہیں ہر حالت میں پورا کرنا ہے اور اس ہوشیاری اور حاضر دماغی سے کرنا ہے کہ کام بھی پورا ہو جائے اور کسی کو ذرا سا شک بھی نہ پڑے۔ ارسلان بولا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ لیڈر نے دھماکہ خیز اسکاچ ٹیپ اور ریموٹ کنٹرول گتے کے ڈبے میں ڈال کر بڑی احتیاط کے ساتھ الماری میں واپس رکھ دیا اور کہا باقی تفصیلات کل سراغ رساں مجاہد کے آنے کے بعد طے کی جا سکیں گی۔ سراغ رساں مجاہد عین وقت پر دوسرے دن کے 10 بجے کمین گاہ میں پہنچ گیا۔ اس وقت لیڈر کمانڈو ارسلان اور کمانڈو شیر خان وہاں موجود تھے۔ لیڈر نے پوچھا مجھے یقین ہے کہ جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی تھی تم نے اسے بڑی خوبی سے نبھایا ہوگا، کیا رپورٹ لائے ہو؟ سراغ رساں مجاہد کہنے لگا سر میری معلومات کے مطابق حکومت نے جس کمپنی کو نوادرات سپلائی کرنے کا آرڈر دیا تھا وہ کمپنی خود ہی سارا مال ایئرپورٹ پر پہنچا رہی ہے۔ اس نے کسی دوسری کمپنی کو مال گودام سے نکال کر ایئرپورٹ پہنچانے کا ٹھیکہ نہیں دیا۔ لیڈر نے کہا اس کمپنی کا گودام کس جگہ پر ہے؟ مجاہد نے کہا ان کا گودام ایئرپورٹ کے راستے میں ہی ہے، میں گودام کو دیکھ کر آیا ہوں۔ مدراس جانے والے سرکاری سامان کے 12 کریٹ گودام میں پہنچا دیے گئے ہیں، وہاں سے فلائٹ کے ایک دن پہلے یہ کریٹ ایئرپورٹ پہنچائے جائیں گے۔ لیڈر نے پوچھا کیا تم نے اس کی تصدیق کر لی ہے کہ یہ وہی کریٹ ہیں جو مدراس جانے والے ٹرانسپورٹ طیارے L119 میں لوڈ کیے جائیں گے؟ سراغ رساں مجاہد نے کہا سر آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نے کبھی کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا، میں نے انوائس کی فائل میں لگی ہوئی سامان کی لسٹ خود دیکھی ہے، یہ وہی 12 کریٹ ہیں جو ٹرانسپورٹ طیارے L119 پر لوڈ کیے جائیں گے۔ لیڈر نے کہا گڈ، اب یہ بتاؤ کہ جس گودام میں یہ کریٹ بند ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی سرکاری گودام نہیں ہے، وہاں فوجی گارڈ کا پہرا نہیں ہوگا۔ سراغ رساں مجاہد بولا سر یہ کافی بڑا گودام ہے، وہاں صرف ایک بوڑھا چوکیدار پہرا دیتا ہے، وہ صرف رات کے 10 بجے تک ہوتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ لیڈر نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ رات کے 10 بجے کے بعد گودام کے باہر کوئی چوکیدار نہیں ہوتا؟ مجاہد نے کہا سر میں رات 11 بجے سے 12 بجے تک گودام کے قریب رہ کر جائزہ لیتا رہا ہوں۔ گودام کے بڑے دروازے پر 2 بڑے تالے لگے ہوتے ہیں اور 100 واٹ کا بلب ساری رات جلتا رہتا ہے۔ چونکہ گودام کے قریب سے ایئرپورٹ جانے والی بڑی سڑک گزرتی ہے جس پر ساری رات ٹریفک جاری رہتی ہے، اس لیے رات کو گودام پر چوکیداری کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ لیڈر نے مسکرا کر کہا ہمارے راستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ اپنے آپ دور ہو گئی ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ تمہارے پاس کوئی دوسرا کام ہے تو اس میں مصروف ہو جاؤ، لیکن اس دوران اگر کوئی ایمرجنسی کی صورتحال سامنے آ گئی تو فوراً آ کر ہمیں خبر کر دینا۔ فکر نہ کرے سر میں پوری نگرانی کرتا رہوں گا۔ اتنا کہہ کر سراغ رساں مجاہد چلا گیا۔ لیڈر کہنے لگا صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے، اب تم دونوں کو مشن کے پہلے مرحلے پر جانا ہوگا۔ آج رات تم میں سے کوئی ایک اس گودام کا جا کر جائزہ لے گا جہاں مدراس لے جانے والے نوادرات کے 12 کریٹ پڑے ہیں۔ تمہیں اس زاویے سے گودام کو دیکھنا ہوگا کہ تم کس طرح گودام کے اندر داخل ہوگے۔ اندر داخل ہونے کا کوئی نہ کوئی راستہ تمہیں ہر حالت میں تلاش کرنا ہوگا۔ پہلے یہ کام مکمل کر لو، اس کے بعد دوسری بات کریں گے۔ سراغ رساں مجاہد نے گودام کا پورا محل وقوع انہیں بتا دیا تھا۔ کمانڈو ارسلان دلی آتا جاتا رہتا تھا، اس نے وہ جگہ دیکھی ہوئی تھی جہاں یہ گودام واقع تھا۔ چنانچہ اس رات کے 11 بجے کے بعد کمانڈو ارسلان اور شیر خان معمولی مزدوروں والا حلیہ بنا کر گودام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ آٹو رکشے پر آئے تھے اور گودام والی سڑک سے کافی پیچھے ایک جگہ اتر گئے تھے۔ یہ سڑک سیدھی ایئرپورٹ کو جاتی تھی، اس پر آدھی رات کے وقت بھی گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ وہ دونوں سڑک سے ہٹ کر گودام کے عقب میں آ کر ایک جگہ اندھیرے میں بیٹھ گئے۔ ان کے ارد گرد کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اندھیرے میں کچھ درخت خاموش کھڑے تھے، کچھ فاصلے پر سڑک پر سے گزرتی گاڑیوں کی آواز آ رہی تھی۔ کمانڈو شیر خان کہنے لگا ارسلان تم اسی جگہ بیٹھے رہو، میں گودام کا جائزہ لیتا ہوں۔ ارسلان وہیں اندھیرے میں بیٹھا رہا۔ شیر خان اٹھ کر گودام کی عقبی دیوار کے پاس آ گیا، وہاں اندھیرا تھا۔ گودام کا دروازہ دوسری جانب سڑک کی طرف تھا، دروازے کے اوپر بلب روشن تھا۔ شیر خان گودام کی دیوار کے بالکل قریب آ گیا، اس نے اوپر نگاہ ڈالی۔ گودام کی دیوار کافی اونچی تھی اور چھت کے قریب اسے ایک روشن دان نظر آ رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر چلتا دوسری جانب آ گیا، یہاں بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرے میں شیر خان کو دیوار میں ایک تختہ سا لگا ہوا دکھائی دیا۔ شیر خان نے اور نزدیک ہو کر دیکھا تو وہ ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ یہ پرانی طرز کا دروازہ تھا جس پر پرانی وضع کا تالا پڑا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب یہ دروازہ استعمال میں نہیں ہے اور اسے بند کر کے تالا لگا دیا گیا ہے۔ بس یہی دروازہ ان کے لیے امید کی آخری کرن تھی۔ شیر خان اندھیرے میں جھک کر چلتا ارسلان کے پاس آ گیا اور بولا میرے ساتھ آؤ۔ ارسلان اٹھ کر شیر خان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ شیر خان نے گودام کی دیوار کے پاس آ کر اسے پرانا دروازہ دکھایا اور سرگوشی میں کہا یہی ایک جگہ ہے جہاں سے ہم اندر داخل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ارسلان بولا لیکن اس پر تالا پڑا ہے اور ہمیں تالا نہیں توڑنا۔ شیر خان نے کہا ہم اسے کھولنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح کھولیں گے کہ دوبارہ اسے بند بھی کر دیں کہ کسی کو دیکھ کر معلوم نہ ہو کہ تالا کھولا گیا تھا۔ ارسلان کہنے لگا میرا خیال ہے کہ اس سلسلے
सिलसिले में लीडर से मशवरा करना चाहिए। मुझे यकीन है कि इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। ताले को दोनों ने बड़े गौर से देखकर उसकी शक्ल अपने जहन में बिठा ली थी। वो रात के अंधेरे में ही कमीनगाह पर वापस आ गए। लीडर जाग रहा था। जब उसे सूरत हाल से आगाह किया गया तो वो कहने लगा, कल रात मुजाहिर कबीर खान तुम्हारे साथ जाएगा। वो हर किस्म का ताला खोलने और बंद करने का माहिर है। मैं उसे सुबह ही बुला लूंगा। वो पहले जाकर ताला देख आएगा। इस तरह उसे ताला खोलने में आसानी हो जाएगी। सुबह सुबह ही कबीर खान पहुंच गया। दुबला पतला सा नौजवान था। आंखों में जहानत की चमक थी। दिल्ली का रहने वाला बड़ा सरफरोश मुजाहिद था। लीडर ने उसे सारी बात समझाकर गोदाम की तरफ भेज दिया। 2 घंटे बाद कबीर खान वापस आ गया। कहने लगा, शाह जी मैंने ताला देख लिया है, समझ गया हूँ कि उसे किस तरह खोलना है। लीडर ने कहा, तुम रात को शेर खान और अरसलान के साथ जाओगे और खुद ही ताला खोल कर दोगे। कोई बात नहीं शाह जी। जब रात हो गई तो कमांडो अरसलान, शेर खान और लीडर ने इकट्ठे रात का खाना खाया। उसके बाद लीडर दोनों को दूसरे छोटे से कमरे में ले आया। वहाँ अलमारी में धमाका खेज टेप वगैरह रखी हुई थी। लीडर ने अलमारी में से धमाका खेज टेप निकालकर कमांडो शेर खान को दी और कहा, इस टेप को हर क्रेट पर इस तरह से चिपकाना है कि बाहर से देखने पर किसी की नजर न पड़े। ये काम बड़ी महारत से करनी होगी। अगर जरा सी किसी की इस पर निगाह पड़ गई तो उसको शुबा पड़ सकता है कि हर क्रेट पर स्कॉच टेप किसने चिपका दी। बाकी तुम खुद समझदार हो और इस तरह की मुहिमों का वसी तजुर्बा रखते हो। फिर उसने अरसलान से कहा, तुम्हें भी साथ रहकर एक एक चीज का ख्याल रखना होगा। आती दफा दरवाजे पर ताला लगाना मत भूलना और कबीर खान गोदाम के बाहर तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसे अपने साथ अंदर ले जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अरसलान ने कहा, यस सर। कुछ देर के बाद कबीर खान भी आ गया। उसने जेब में हाथ डालकर चाबियों का एक गुच्छा निकालकर लीडर को दिखाया। इनमें से एक न एक चाबी इस ताले को जरूर लग जाएगी और अगर न लगी तो? शेर खान ने पूछा। कबीर खान ने हंसकर कहा, तो फिर मुझे एक और गुर आता है ताला खोलने का। लीडर ने कहा, कबीर खान वक्त पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कबीर खान बोला, शाह जी अपने अल्लाह पर और उसके बाद मुझ पर भरोसा रखें, ताला खुलेगा और जरूर खुलेगा। अरसलान और शेर खान ने एक एक खामोश नाली वाली ऑटोमेटिक पिस्तौल भी साथ रख ली। दोनों ने छोटी मगर तेज रोशनी वाली एक एक टॉर्च भी जेब में डाल ली थी। लिबास उन्होंने कमीज पतलून और ऊपर बंद गले का स्याह स्वेटर और स्याह ऊनी टोपी ही रखी। मजदूरों वाला हुलिया बनाने की जरूरत नहीं थी। कबीर खान दिल्ली में अपनी टैक्सी चलाता था। वो अपनी टैक्सी ले आया। आधी रात को तीनों सरफरोश अल्लाह का नाम लेकर अपने मिशन पर रवाना हो गए। कबीर खान दिल्ली का सरफरोश मुजाहिद था। वो एक निस्बतन वीरान रास्ते से लेकर गया जहां रात को गश्ती पुलिस की चेकिंग का खतरा न हो। टारगेट पर पहुंचकर कबीर खान ने टैक्सी टारगेट से कुछ दूर एक जगह अंधेरे में खड़ी कर दी और तीनों मुजाहिद सरफरोश टैक्सी से निकले और माल गोदाम की तरफ अंधेरे में आगे बढ़े। वो खामोश थे, आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। गोदाम के सामने बंद दरवाजे के ऊपर बिजली का बल्ब जल रहा था। एयरपोर्ट की तरफ जाती सड़क पर थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक भी चल रही थी। तीनों सरफरोश माल गोदाम के अकब में आकर अंधेरे में उसकी दीवार के पास बैठ गए। कबीर खान सरगोशी में बोला, मैं जाकर ताला खोलता हूँ। अरसलान और शेर खान उसी जगह अंधेरे में बैठे रहे जबकि कबीर खान उठकर झुका झुका माल गोदाम की बाएं तरफ दीवार के पास आकर उसके साथ लग गया। वो दिन के वक्त आकर दरवाजे को देख चुका था जो बंद था और जिस पर ताला लगा हुआ था। कबीर खान ने जेब से चाबियों का छोटा सा गुच्छा निकाला और एक एक करके ताले में चाबियां लगाने लगा। रात की तारीकी में कुछ फासले पर अरसलान और शेर खान को कबीर खान के जिस्म का धुंधला सा साया दिखाई दे रहा था। अरसलान ने आहिस्ता से कहा, कोई चाबी लग जानी चाहिए। हमारे मिशन की कामयाबी का दारो मदार ताला खुलने पर ही है। शेर खान बोला, कबीर खान कारीगर आदमी है, उन्हें किसी किसी वक्त ताले को चाबी लगाने की आवाज सुनाई दे जाती थी। एयरपोर्ट वाली सड़क पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई न कोई गाड़ी गुजर जाती। जब गाड़ी गुजर जाती तो हर तरफ खामोशी हो जाती। कबीर खान को 15-20 मिनट लग गए। अरसलान बोला, मैं जाकर पता करता हूँ। शेर खान ने अरसलान के बाजू पर हाथ रखकर जरा सा दबाते हुए कहा, वो आ रहा है। अंधेरे में उन्हें कबीर खान अपनी तरफ आता नजर आया। वो करीब आकर बैठ गया और बोला, ताला खुल गया है। चाबी मैंने ताले में ही लगी रहने दी है। वापसी पर ताला बंद करके चाबी साथ लेते आना। मैं इसी जगह बैठकर माहौल पर निगाह रखूंगा। कोई खतरा हुआ तो मुंह से कोयल की हल्की सी आवाज निकालूंगा। अरसलान ने कहा, ठीक है। और दोनों कमांडो मुजाहिद उठे और माल गोदाम की तरफ बढ़े। गोदाम के छोटे दरवाजे पर गए तो टटोल कर देखा, ताला कुंडे में खुलकर लटक रहा था। शेर खान ने ताले को निकालकर जंजीर उतारी और ताला उसी तरह कुंडे में लटका दिया। फिर दरवाजे को जरा सा अंदर को दबाया। चरचराहट की आवाज पैदा हुई। दरवाजा एक मुद्दत से बंद था जिसकी वजह से जाम हो गया था। अरसलान ने कहा, आहिस्ता से खोलो। शेर खान ने बड़ी एहतियात के साथ दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ दबाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी चरचराहट की आवाज आई और दरवाजा जरा सा पीछे को हो गया। 2-3 मिनट के बाद दरवाजे का एक पट खुल चुका था। अंदर से लकड़ी के खोखों की खास बू वाली गर्म हवा बाहर को निकली। शेर खान ने जेब से छोटी
टॉर्च निकाल कर रोशन कर ली और दोनों कमांडो एक दूसरे के आगे पीछे गोदाम में दाखिल हो गए। गोदाम में माल से भरे हुए लकड़ी के खोखे और भरी हुई बोरियां अंबार की शक्ल में एक तरफ लगी हुई थी। दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया। टॉर्च अरसलान ने भी रोशन कर ली। ये छोटी टॉर्च थी, उसकी रोशनी जहां डाली जाती सिर्फ वहीं रोशनी होती थी। उन्होंने नवादिरात के क्रेट तलाश करने शुरू कर दिए। काफी बड़ा गोदाम था। काफी सामान गोदाम की दीवारों के साथ लगा हुआ था। कुछ सामान ढेरों की शक्ल में दरमियान में लगा था। एक तरफ सामान ले जाने वाली गाड़ी खड़ी थी। आखिर तलाश करते करते उन्हें एक तरफ दीवार के साथ लगे लकड़ी के क्रेट नजर आ गए। करीब जाकर उन्होंने टॉर्च रोशन करके उनका जायजा लिया। ये लंबे साइज के छोटे साइज के क्रेट थे। ये देखकर उनके चेहरों पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई कि हर क्रेट पर एक जानिब सुर्ख रंग से तैयारे का नंबर L119 लिखा हुआ था। अरसलान ने कहा, यही वो क्रेट हैं। शेर खान ने जेब से धमाका खेज स्कॉच टेप वाला लिफाफा निकालकर एक क्रेट पर टॉर्च के साथ चिपका दिया। लिफाफे में से स्कॉच टेप निकाली और क्रेट का एक बार फिर जायजा लिया। अरसलान कहने लगा, मेरा ख्याल है कि हमें क्रेट के नीचे टेप चिपकानी चाहिए। शेर खान ने देखा कि हर क्रेट के ऊपर वाले ढक्कन का लकड़ी का थोड़ा सा हिस्सा आगे को निकला हुआ था। उसने आगे के हिस्से पर उंगली रख कर कहा, हम इस बड़े हुए ढक्कन के नीचे टेप चिपका देंगे, इस पर किसी की निगाह नहीं पड़ेगी। और शेर खान ने अपना काम शुरू कर दिया। वो टेप खोलकर एक क्रेट के ढक्कन के नीचे चारों तरफ चिपकाता और फिर दूसरे क्रेट पर आ जाता। इस तरह जितनी जल्दी ये काम हो सकता था उसने मुकम्मल कर लिया। जब 12 के 12 क्रेटों पर धमाका खेज टेप चिपका दी गई तो दोनों ने अपनी अपनी टॉर्च की रोशनी में एक बार फिर क्रेटों पर चिपकी हुई टेप को झुक कर देखा। जब उनकी तसल्ली हो गई तो शेर खान बोला, अब वापस चलो। वो दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर गोदाम से बाहर निकल आए। बाहर आते ही शेर खान ने दरवाजे के पट को आहिस्ता से बंद किया और दोबारा ताला डालकर चाबी ताले में से निकाल ली। कबीर खान अंधेरे में आसपास चल फिर कर निगरानी कर रहा था। उसने अंधेरे में दोनों को बाहर आते देखा तो जहां उसे बिठाया गया था वहां आकर खामोशी से बैठ गया। अरसलान और शेर खान उसके पास आ गए। अरसलान ने कहा, काम हो गया है कबीर खान, चलो। उसने चाबी कबीर खान को पकड़ा दी और वो रात की तारीकी में तेज तेज चलते गोदाम के अकब वाले इलाके से बाहर निकलकर अपनी टैक्सी की तरफ बढ़े। टैक्सी कुछ फासले पर एक छोटी सड़क के किनारे खड़ी थी। वो टैक्सी में सवार हुए। कबीर खान ने इंजन स्टार्ट किया और टैक्सी चल पड़ी। खुफिया कमीनगाह पर जाकर उन्होंने लीडर को अपनी कारगुजारी से आगाह किया। लीडर ने पूछा, वापसी पर हर शय को अच्छी तरह से चेक कर लिया था? शेर खान बोला, जी हाँ, हम दोनों ने चेक करके पूरी तसल्ली कर ली थी। 12 के 12 क्रेटों पर धमाका खेज टेप इसी तरह चिपका दी गई है कि दिन के वक्त क्रेटों को जहाज पर ले जाते वक्त उस पर किसी की निगाह नहीं पड़ सकती। लीडर ने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। अब आप लोग आराम करें, बाकी प्रोग्राम कल तय किया जाएगा। कबीर खान, जी शाह जी। लीडर ने उसे हिदायत करते हुए कहा, तुम कल दिन 11 बजे तक यहाँ पहुँच जाना। कबीर खान ने कहा, आ जाऊंगा शाह जी। लीडर ने कहा, अब तुम जाकर आराम करो। कबीर खान खुदा हाफिज कहकर चला गया। रात गुजर गई। अगले दिन नाश्ते के बाद अरसलान, शेर खान और लीडर एक जगह बैठ गए। लीडर कहने लगा, शेर खान, अब इस मिशन का सबसे नाजुक और सबसे अहम मरहला शुरू होने वाला है। मुझे यकीन है कि तुम इसमें से भी कामयाबी के साथ गुजर जाओगे। शेर खान ने जवाब में कहा, इंशाल्लाह। इस मौके पर अरसलान ने कहा, इनके साथ मेरे जाने की जरूरत है? लीडर ने कहा, नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मैं तुम्हें जरूर साथ जाने को कहता। शेर खान के साथ कोई नहीं होगा, ये काम इसे अकेले ही करना होगा। हम कुछ फासले पर खड़े रहेंगे। लीडर ने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर कहने लगा, वो लम्हा आ गया है जिसका हमें शिद्दत से इंतजार था। यानी हमारी इत्तला के मुताबिक कल रात 1 बजे के बाद एटमी कंप्यूटर डेटा की खुफिया मास्टर कॉपी डिस्क की शक्ल में दिल्ली से ट्रांसपोर्ट तैयारे L119 के जरिए दिल्ली से मद्रास ले जाई जा रही है और हमें ये खुफिया मास्टर कॉपी एयरपोर्ट के रास्ते में ही अपने कब्जे में करनी है। किस तरीके से अपने कब्जे में करनी है वो शेर खान को अच्छी तरह से मालूम है। कबीर खान अपनी टैक्सी कल शाम को ही तमाम कागजात के साथ यहाँ छोड़ जाएगा। शेर खान के वास्ते वो टैक्सी ड्राइवर की इस्त्री की हुई अलग वर्दी भी साथ ले आएगा जिसको शेर खान यहीं से पहनकर रवाना होगा। हम यानी मैं और अरसलान एक दूसरी गाड़ी में पीछे पीछे जाएंगे ताकि अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो हम फौरन एक्शन में आ जाएं। फिर बेशक लाठी टूट जाए मगर सांप को जरूर मारेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।